हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ यासिर जावेद सर। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दो क्लास में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को पढ़ा। जैसा कि हमने पहला चैप्टर में जैव प्रक्रम के वीवीआई एमसीक्यूज़ को पढ़ा, फिर हमने दूसरा चैप्टर का वीवीआई एमसीक्यूज़ किया जिसका टॉपिक था नियंत्रण एवं समन्वय। तो आज उसी तरह हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर आपके क्लास 10th बायोलॉजी में है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को लेकर के आज हम आए हैं। और ये वो सारे एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस ईयर पिछले कई 5-7 साल से कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ हैं। एंड ये एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, इसलिए आप इन सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि किसके आंसर्स कैसे कैसे हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं इसका एमसीक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई जीवों की सूची में से कौन सा अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करता है। इनमें से कौन ऐसा जीव है जो अलैंगिक जनन द्वारा भी प्रजनन करता है। जैसे ऑप्शन है ए केला, बी ईस्ट, सी कुत्ता, डी शेर। तो अलैंगिक जनन की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि शेर और कुत्ता तो हो ही नहीं सकता, शेर और कुत्ता तो होगा नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी बचता है और ए बचता है। तो ए है केला। केला में बेसिकली होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर कायिक परिवर्तन के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं। और ए का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। किसके द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। हम लोग क्या समझेंगे, ईस्ट में क्या होता है, अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, अनुकूलन परिस्थितियों में अमीबा प्रजनन करता है। मतलब कौन ऐसा परिस्थिति है, अमीबा प्रजनन किस तरह करता है, बहुविखंडन के द्वारा, द्विविखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा या फिर विखंडन के द्वारा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने में सेम लग रहे हैं और एग्जाम में अक्सर ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको याद करना है कि जो अमीबा होता है वो क्या करता है, द्विखंडन करता है। द्विखंडन कहने का मतलब है कि अमीबा जो होता है वो क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में डिवाइड होने कहने का मतलब है कि अपने दोनों कोशिकाओं को, अपने जो केंद्रक को भी बांट करके अलग कर देता है। दोनों तरफ अलग अलग केंद्रक पहुंच जाते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोल सकते, द्विविखंडन कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विविखंडन हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, हाइड्रा आमतौर पर प्रजनन करता है। जो हाइड्रा है आपका, वो आमतौर पर किसके द्वारा प्रजनन करता है, कैसे प्रजनन करता है। हाइड्रा में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रा में क्या होता है, हमारा हाइड्रा में हमारा मुकुलन होता है। मुकुलन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ला के रख दिया। क्या कन्फ्यूज़न है कि हमारे दो दो ऑप्शंस दे दिए हैं। तो हमको क्या याद रखना है, विखंडन और मुकुलन। तो हाइड्रा में विखंडन नहीं होता, हाइड्रा में विखंडन हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक, मुकुलन तो देखने को मिलता है। ऑप्शन बी विखंडन और मुकुलन, विखंडन भी नहीं देखने को मिलता है। दोनों ऑप्शन सेम है। पुनर्जनन और मुकुलन, हाँ पुनर्जनन हमको हाइड्रा में देखने को मिलता है। अगर हाइड्रा का कोई पार्ट कट करके कहीं गिर जाता है तो ये क्या होता है, एक नया पार्ट बना लेता है। तो हम लोग कह सकते हैं हाइड्रा में पुनर्जनन भी होता है और मुकुलन भी होता है। मुकुलन कहने का मतलब हाइड्रा का एक पार्ट जैसे अलग होता है, फिर ये अलग होकर के ये अलग पार्ट अलग एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। हम बोल सकते हैं हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन भी होता है और पुनर्जनन भी हमको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। इनमें से कौन ऐसा जीव है जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शंस क्या क्या, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ईस्ट है, स्पायरोगायरा है। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि जो ईस्ट है, ईस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका, मुकुलन का। इसका मुकुलन का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तो क्या याद रखेंगे, ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। ठीक है, तो आप क्या आंसर नंबर हमारा सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बाकी ये सारे आपको थोड़ा स्पायरो वगैरह आपको कंफ्यूज करेगा, प्लेनेडिया कंफ्यूज कर सकता है, हाइड्रा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रा में क्या होता है, पुनर्जनन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है कि अमीबा, ईस्ट और स्पायरोगायरा में प्रजनन की एक विशेषता ये है कि अमीबा में, ईस्ट में और
स्पायरोगायरा। इन सब में क्या है कि प्रजनन करने का एक सामान्य विशेषता क्या है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन से क्या है, वे अलैंगिक जनन के रूप में प्रजनन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बी क्या है, वे एक कोशिकीय होते हैं। सी, वे केवल लैंगिक रूप में प्रजनन करते हैं। डी, वे सभी बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सभी बहुकोशिकीय हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा क्या है, वे सभी एक कोशिकीय, ये भी बात सही नहीं, इष्ट बहुकोशिकीय होते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा गलत निकल जाए। अब अगला क्या है, वे केवल लैंगिक रूप में प्रजनन, ऐसा नहीं है, लैंगिक नहीं, ये कायिक प्रवर्धन के रूप में भी करता है, मुकुलन कायिक प्रवर्धन करता है, बाकी मुकुलन हाइड ये सब सारी चीज़ें तो क्या इसका अलैंगिक का पार्ट आ गया। लेकिन क्या है कि इसमें केवल क्या होगा, सॉरी, लैंगिक तो करता ही नहीं कोई है, कायिक प्रवर्धन भी करता है, लेकिन ये सारे के सारे ये भी अलैंगिक करते हैं, ये भी अलैंगिक करते हैं, ये भी अलैंगिक करते हैं, ये सारे क्या है अलैंगिक करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वे अलैंगिक रूप में प्रजनन करते हैं। मतलब कॉमन क्या, इन सब में कॉमन क्या, ये सारे अलैंगिक जनन प्रजनन करते हैं। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन विधि से उत्पन्न संतानों में आपस में से अधिक समानता होती है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है, इसमें संतान जो पैदा होते हैं आपस में अधिक समानता होती है। क्यों समानता क्यों अधिक होती है, क्योंकि क्या होते हैं इसमें, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन में 2 जनक शामिल होता है, नहीं, और लैंगिक जनन में एक ही लोग अकेले पकड़ करके 2 भाग में बढ़ जाता है, ये नहीं होगा। किसकी बात कर रहा है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक शामिल नहीं होते। हाँ, ये बात भी सही है कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें क्या होता है, युग्मक शामिल। चलिए, ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है, लेकिन और हम देख लेते हैं और कोई सही हो सकता है क्या। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से पहले होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और लैंगिक से पहले की बात, इसमें कुछ वैसी चीज़ ही नहीं है। और लैंगिक प्रजनन से पहले होता है, ये दोनों ऑप्शन एक ही बात करते, इसलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। हम लोग कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए अधिक समानता हमको देखने को मिलती है। इसलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ट्यूबेक्टोमी किसके अवरुद्ध करके की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्यूबेक्टोमी जो है वो किसके अवरुद्ध करके की जाती है। ऑप्शन ए डिंब वाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा या योनि। तो ये क्वेश्चन थोड़े आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्यूबेक्टोमी क्या है पहले वो समझें। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं कि जो महिलाओं में क्या होता है, गर्भ निरोध का एक अस्थायी तरीका होता है। क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है ना, उसके जो फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो गर्भाशय से लेकर के जो अंडाशय तक जो नली जाता है उसको काट दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, एक गर्भाशय से और अंडाशय के बीच में जो नली जाती है उसको काट दिया जाता है और काट करके सील कर देता है। जिससे क्या होता है, ताकि जो शुक्राणु वहाँ तक नहीं पहुँच सके, कहाँ तक नहीं पहुँच सके, डिंब वाहिनी तक नहीं पहुँच सके। इसलिए इससे क्या होगा कि इसी को हम लोग बोलते हैं महिला में नसबंदी। क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी, इसी को बोलते हैं महिला नसबंदी, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, महिला नसबंदी इसको बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डिंब वाहिनी तक नहीं पहुंचने देती है। किसके अवरुद्ध काम करते हैं, डिंब वाहिनी के अवरुद्ध ये काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। मतलब इनमें से किसके द्वारा बीजाणु के निर्माण से प्रजनन होता है। तो बीजाणु निर्माण की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग बार बार ये पढ़ते आ रहे हैं कि कवक में हमको क्या देखते हैं, प्रजनन। सॉरी नहीं भाई, तो कवक में कहाँ से देखने को मिलेगा, अच्छा सॉरी नहीं, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रजनन नहीं करता है, तब हमको कवक हो सकता है, तब हमारा आंसर कवक हो सकता है। क्योंकि इसमें सारेम पेनिसिलियम में जो क्या होता है, हमको बीजाणु देखने को मिलता है, सूक्ष्म जीव में बीजाणु देखने को मिलता है, राइजोपस में भी हमको बीजाणु देखने को मिलता है। मतलब ईस्ट ही एक ऐसा कवक है, ईस्ट ही एक ऐसा कवक जिसमें क्या होता है, बीजाणु नहीं होते हैं। क्या इसमें नहीं होते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या, स्पोर्स नहीं होते, स्पोर्ट्स नहीं होते। किसमें, स्पोर्ट्स कवक में नहीं होते, बाकी सब में स्पोर्ट्स देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रेड के टुकड़ों पर ब्रेड फफूंद का तेजी से फैलना निम्नलिखित में से कारण है। किसका कारण है, ब्रेड के टुकड़े में अगर फफूंद का फैल रहा है, इसका फैलना किसका कारण होता है। तो इसका फैलना क्या कारण, ऑप्शन नंबर ए हवा में बड़ी संख्या बीजाणु की उपस्थिति, बड़ी संख्या में धागे जैसे शाखित हाइफे की उपस्थिति, या नमी और पोषक तत्व की उपस्थिति, या डी गोल आकार के स्पायरोगायरा का निर्माण। तो इनमें से क्या आपका सही आंसर होगा,
आंसर नंबर एक ऑप्शन में क्या दे, एक को देखते हैं, 1 और 3 इनमें से कारण होता, मतलब ब्रेड पर फफूंद कैसे फैल सकता है, इसका कौन में से हवा में बड़ी संख्या में बीजाणु, की बात भी सही है, हवा में बीजाणु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या, 2 और 4, 2 तो बड़ी संख्या में धागे जैसे साकित हाइफे, हाँ ये तो होता है क्योंकि जो इस फंगस जो होते हैं, जो फंगस में क्या होते हैं, हाइफा होते हैं, वो इसमें अलग अलग बटे हुए होते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे ऐसे बटे हुए होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो क्या है कि ये धागे संरचना होती है, ठीक, हाइफा होता है और बीजाणु की उपस्थिति भी होती है। तो ऑप्शन ए हम लोग देख रहे हैं और 2 देख रहे हैं, लेकिन नमी की पोषक तत्व, हाँ नमी भी बहुत होता है। गोल लेकिन स्पायरोगायरा का निर्माण तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं, तीनों ऑप्शन तो हमारा क्या देने को बोला है, इसमें से ए बी सी डी, बी का क्या है 2 और 4, सी का क्या 1 और 2, डी 3 और 4। तो 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अगर देखें इस तरह से तो हमको 2 ही देखना, लेकिन जो मोस्ट कॉमन क्या है हवा में बीजाणुओं की उपस्थिति ये होगा। और सी में देखते हैं क्या है, नमी और पोषक तत्व की उपस्थिति, नमी और पोषक तत्व की उपस्थिति हम लोग देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, इसलिए ए का हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, ये थोड़ा कम होगा। ठीक है, ब्रायोफाइलम का वनस्पति प्रसार किसके द्वारा किया जा सकता है। ब्रायोफाइलम जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, उसका पत्ती या किसी भाग को टूट करके अगर नीचे गिर जाता है तो वो क्या होता है, नए प्लांट में बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। तो ये कह रहा है इस पौधे का जो वनस्पति पौधे जो होते हैं इसका प्रसार किस द्वारा किया जा सकता है, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, जड़ द्वारा या फिर पुष्प के द्वारा। तो हम लोग कह सकते हैं इसके किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा क्या हो सकता है, इसका प्रसार किया जा सकता है, एक नया प्लांट मतलब पत्ती के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम, किस क्या बोलते हैं गुणसूत्र को, क्रोमोजोम कहते हैं। जो क्रोमोजोम होते हैं वो क्रोमोजोम कहाँ पाए जा सकते हैं, कोशिका के केंद्र में या कोशिका में केंद्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोजोम होते हैं वो कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा 1 नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 12 क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में डीऑक्सी ऑप्शन। ठीक है, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो हम लोग जानते हैं फूल का जो भाग होता है, ऑप्शंस क्या कहते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय और बीजांड। ये सारा भागों में से ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा भाग जो है फल बना लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि पुंकेसर जो होते हैं वो नर भाग होते हैं, स्त्री केसर स्त्री वाले भाग हैं, अंडाशय भी स्त्री वाले भाग है, बीजांड ये भी अंडाशय होते हैं। तो जो फल में बदल जाता है बीजांड कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। या फिर अगर आप सोचें तो स्त्री केसर का ही पार्ट होता है, वो भी ऑप्शन, अगर ये भी लगा सकते हैं ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन बीजांड लगाएंगे तो ये आपका ज़्यादा सही आंसर होगा। क्या होगा, ज़्यादा सही आंसर होगा। अंडाशय फल में बदलता है, नहीं बीजांड जो होगा, बीजांड बीज में बदलता है, ये अंडाशय होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अंडाशय जो होगा वो सही होगा। अंडाशय क्या होता है, फल में बदलता है, ओवरी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग ओवरी बोलते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ लग रहा था। अब है कि क्वेश्चन है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट, हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। 15 का सी हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा, 15 का सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या, 2 युग्मक के विलय से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 युग्मक के विलय से एक कोशिका की संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शंस है ब्लेस्टुला, गेस्टुला, युग्मनज एंड कोई नहीं।
तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो चीज़ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। मतलब दो युग्मक अगर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और यो युग्मनज कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए अगला इस पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। 17, मानव में जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं यदि, क्वेश्चन है मानव में जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं यदि, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिया, एक शुक्राणु द्वारा एक अंडाणु का निषेचन, दो शुक्राणुओं द्वारा एक अंडाणु का निषेचन, या फिर एक शुक्राणु द्वारा दो अंडाणु का निषेचन, या दो शुक्राणुओं द्वारा एक अंडाणु का निषेचन। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमको आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में तो क्या है, एक शुक्राणु दो अंडाणु। ठीक है, यहाँ दो शुक्राणु एक अंडाणु, या एक शुक्राणु दो अंडाणु, दो शुक्राणु दो अंडाणु। तो क्या होगा आंसर, आंसर नंबर आपका सी देखिए, क्या एक शुक्राणु से दो अंडाणु का निषेचन हो जाता है। जब क्या होता है, दो भाग में जब एक शुक्राणु निषेचन हुआ और अंडाणु जब दो भाग अलग अलग भाग में बट जाता है तो ही क्या होता है, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं शुक्राणु तो एक ही गया था, लेकिन अंडाणु क्या हो गया, एक ही था लेकिन अंडाणु तुरंत बट गया, दो अलग अलग दोनों निषेचित होकर के बट गया। तो हम लोग कह सकते हैं एक शुक्राणु दो अंडाणु का निषेचन हो गया। तो इससे क्या हुआ, क्या हो गया कि जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर हार्मोन है, ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटम या गोनेडोट्रोपिन। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नर हार्मोन होगा। इसलिए टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुजनक नलिकाएं किसके द्वारा पृथक होती है। तो हम लोग जानते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स जो होता है उसके द्वारा पृथक होती है। अब यहाँ देखो ऑप्शन क्या है, सार्टोली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, अंतर कोशिका द्रव्य या शुक्राशय है। तो जो अंतराली कोशिका उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शुक्राणुजनक नलिकाएं जो होती है वो क्या होती है, अंतराली कोशिकाओं से क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, ये हमारा 19 नंबर था। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे जंतुओं में जनन अंग और नर मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संयुक्त होकर बनाते हैं। नर जनन अंग क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं, और मादा युग्मक अंडाणु से उत्पन्न करते हैं जो क्या उत्पन्न करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट, जिसकी संरचना क्या होती है, 2n होती है। क्या बनाती है, जायगोट बनाती है, और इसकी संरचना क्या होती है, 2n होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो महिलाओं में जो होते हैं यौवन को शुरुआत के लिए क्या होती है, पुटकोदोबिक हार्मोन ज़रूरी होती है। ये सब हार्मोन बाद में रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये दूध पैदा करने के टाइम में, ये जो बच्चा पैदा करने के टाइम में जो प्रोद्योगिक हार्मोन होता है, पुटकोदीपक हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन कब होती है, स्टार्टिंग जब होता है तभी ही यह हार्मोन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही जब यौवन शुरुआत के टाइम में यह हार्मोन रिलीज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इनमें से कौन सी कोशिकाएं एक आदमी के में विरिशन हार्मोन का संश्लेषण और स्रावन करती है। कौन ऐसा हार्मोन है जो क्या करती है, एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण और स्रावन में मदद करती है। कौन सी कोशिकाएं, कौन सी कोशिका की बात कर रहा है, कौन सी कोशिकाएं हैं जो एंड्रोजन हार्मोन को स्रावन और संश्लेषण करने में मदद करता है। ऑप्शन ए क्या है, सार्टोली कोशिकाएं, बी बलगम कोशिकाएं, सी शुक्राणुजनन, और डी लेडिंग कोशिकाएं। हाँ, तो हम लोग जानते हैं जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं उसी के द्वारा, उसी के स्रावन से ही क्या होती है, यही कोशिकाएं जो होती इसी से क्या स्रावन से क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या हाइड्रा तारा मछली प्लेनेरिया संबंधित है।
ये सारा किससे संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं हाइड्रा जो होते हैं और प्लेनेरिया जो होते हैं, ये दो तो हमको याद है। ये क्या करते हैं? पुनर्जनन। क्या करते हैं? बडिंग तडिंग नहीं है, क्या करते हैं? पुनर्जनन करते हैं, रीजनरेट कर जाते हैं। कोई पार्ट कट करके गिरा तो ये क्या करता है? रीजनरेट करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? ऑप्शन है शुक्राणु, बी ओवम, सी न्यूरॉन्स, डी ऑस्टियोक्लास्ट। तो हम लोग जानते हैं जो ओवम होता है, जो ईग सेल्स होते हैं, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, वेयर एज न्यूरॉन्स जो होती है वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, लॉन्ग। यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, ये क्या है? लंबी है, लंबा है, और ये ओवम बड़ा है। इसका साइज बड़ा है और इसका लंबाई बड़ा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका जो हमारे शरीर की है वो ईग सेल्स है, और सबसे लंबी क्या है? न्यूरॉन सेल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक कोशिकाओं के दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एक समान कोशिका है, दो समान कोशिका अलग अलग कोशिकाएं विभाजित हो जाता है, उस क्षमता को हम लोग क्या खंडन बोलेंगे, बहुखंडन बोलेंगे, द्विभाजन बोलेंगे, या मुकुलन। मुकुलन तो किसी हाल में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि मुकुलन बहुत छोटा पार्ट कट के अलग हो जाता है, मुकुलन तो हम कहेंगे नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन में क्या होता है? दो अलग अलग केंद्रक बटा, उसके बाद फिर इसका साइटोप्लाज्म, मतलब इसका स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। ये कह सकते हैं कि द्विविभाजन में क्या होता है? दोनों विभाजन की क्षमता क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में कहाँ होती है निषेचन की प्रक्रिया? ऑप्शन ए गर्भाशय, बी डिंबावली नलिका या फैलोपियन ट्यूब, सी अंडाशय, चार योनि। योनि में तो होता ही नहीं है, क्योंकि तो स्टार्टिंग स्टेज है। अंडाशय तो अंडाशय ही है, इसमें तो होता नहीं है। डिंबवाहिनी, हाँ फैलोपियन ट्यूब जो है उसमें होने की संभावना होती है, और ये फैलोपियन ट्यूब ही हमारा करेक्ट आंसर है। गर्भाशय में भी नहीं होती है, इसलिए हमारा क्या होगा? मानव शरीर में जो निषेचन होता है, जाइगोट का जो निर्माण होता है, वो कहाँ होता है? वो कहाँ होता है? इसी फैलोपियन ट्यूब में, डिंबवाही नलिका में होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जीव जनन कैसे करते हैं। तो आई थिंक कि आपको क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर अच्छे लगे होंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देखते रहिए, और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।